26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में हुए 21 धमाके। इस तारीख को 56 बेगुनाहों की मौत और सड़कों पर बिखरा वो खून देश आज तक नहीं भूला है। गुजरात हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 38 गुनहगारों को फांसी की सजा को बरकरार रखा। अदालत के इस पूरे फैसले से जहां पीड़ितों को इंसाफ मिला, न्याय मिला, वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के पेट में दर्द शुरू हो गया। मदनी ने इस न्यायपूर्ण फैसले को निराशाजनक बताते हुए आतंकियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान तक कर दिया। आज देश पूछ रहा है कि 56 परिवारों को उजाड़ने वाले इन दरिंदों से मौलाना को इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या मजहब के नाम पर आतंकियों की पैरवी करना देश विरोधी करतूत नहीं है? इसी पर आज हम सबसे बड़ी बहस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। छब्बीस जुलाई 2008 गुजरात का अहमदाबाद शहर। शाम के वक्त अचानक एक के बाद एक 21 धमाके होते हैं। पूरा शहर दहल जाता है। 56 बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाता है और 200 से ज्यादा घायल लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। खून से सनी सड़कों की वो तस्वीरें आज भी देश भूल नहीं पाया है। इंसाफ की उसी लड़ाई में गुजरात हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस एवाई कोगजे और समीर देव की बेंच ने निचली अदालत के फैसले पर मोहर लगा दी। यानी प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 38 आतंकियों को फांसी और 11 की उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को 56 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक बेंच ने जब बेगुनाहों के हत्यारों को उनके मुकाम तक पहुंचाया तो देश ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ लोगों के पेट में इस फैसले से दर्द शुरू हो गया। देश के दुश्मनों को सजा मिलते ही जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी बिलबिला उठे। मदनी ने गुजरात हाई कोर्ट के इस न्यायपूर्ण फैसले को निराशाजनक बता दिया और बात सिर्फ निराशा जताने तक ही नहीं रुकी। मौलाना अरशद मदनी ने तो साफ ऐलान कर दिया कि वो इन खूंखार आतंकियों को बचाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, कोर्ट का फैसला प्रत्याशित निराशाजनक है। जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। वरिष्ठ वकीलों को कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मदनी की इस प्रतिक्रिया के बाद अब देश पूछ रहा है, आखिर आतंकियों के लिए यह हमदर्दी क्यों? जो लोग 56 परिवारों को उजाड़ने के जिम्मेदार हैं, उनके लिए कानूनी ढाल बनने की ये जिद क्या देश विरोधी करतूत नहीं? मौलाना मदनी को आतंकियों के मानवाधिकार की चिंता तो सता रही है, लेकिन उन 56 बेगुनाहों की चीख सुनाई नहीं देती जो बिना किसी कसूर की मौत के घाट उतार दिए गए। उन्हें उन माओं का दर्द नहीं दिखता जिनके जवान बेटे इस धमाके में चले गए। आखिर मजहब के नाम पर आतंकियों की पैरवी करने वाली ये सोच देश को कहां ले जाना चाहती है? इंडियन मुजाहिदीन के इन दरिंदों ने देश के खिलाफ जंग छेड़ी थी। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर इन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। मदनी और उनके जैसी सोच रखने वाले चाहे जितनी पैरवी कर लें, देश की जनता आज साफ साफ कह रही है, बेगुनाहों के खून का हिसाब होकर रहेगा और आतंकियों के मददगारों का चेहरा बेनकाब होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अहमदाबाद ब्लास्ट में दोषियों की सजा बरकरार करने पर मदनी ने निराशाजनक बताया तो बीजेपी प्रवक्ता ने मदनी की प्रतिक्रिया पर हमला बोला है। अरशद मदनी का बयान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट करता है, क्योंकि अरशद मदनी को बैक करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप है। इससे स्पष्ट होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये आतंकवादियों तक का समर्थन करते हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि तुष्टीकरण के नाम पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बी टीम मदनी आज आतंकवादियों का समर्थन कर रही है।
तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर टेरर फैलाने वाले लोगों को बचाने की इतनी कोशिश मदनी क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय है। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में, AK जैन पूर्व DGP उत्तर प्रदेश हमारे साथ है, नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ, नूर अहमद अजहरी अध्यक्ष MPLBI हमारे साथ इस समय है। आचार्य जी, इतनी ज्यादा कोशिशें क्यों बचाने के लिए? ये एक सॉफ्ट कॉर्नर जो इस समय नजर आ रहा है, इतनी सहानुभूति, ये तो उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो पीड़ित परिवार है। देखिए, ये वास्तविक तौर पे जो फिलॉसफी है, जो मुस्लिम फिलॉसफी है, वही है कि मुसलमान का भाई है और उनको हर तरह सपोर्ट करनी है। अभी एक उदाहरण उपस्थित हुआ आपके समक्ष, जो अयोध्या में काम हुआ, उसके अंदर सारे वकीलों ने कह दिया कि हम किसी भी एक्यूज का जिन्होंने चोरी करी है उनका कोई केस लड़ेंगे नहीं। लेकिन आज एग्जाम्पल है, मेरे सामने कुछ तथ्य उपस्थित हैं जिनको आप समझें। 2006 में मालेगांव ब्लास्ट होता है, उसमें जो एक्यूज पकड़े जाते हैं मदनी साहब उनकी सपोर्ट करते हैं। 2008 के अंदर मुंबई अटैक होता है, इतना भयावह अटैक, उसके अंदर जो कॉन्स्पिरेसी में लोग पकड़े जाते हैं उसके साथ मदनी के लोग सपोर्ट करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। 2006 के अंदर मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके अंदर भी वहां पर मदनी के लोग सपोर्ट करने बैठ जाते हैं। जर्मन बेकरी ब्लास्ट, आपको याद होगा किस प्रकार से पूना के अंदर किया गया, तो वहां जो पकड़े गए उनके लिए भी मदनी के लोग सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद दिल्ली के शाहरुख याद होगा, बंदूक लेकर पुलिस के सामने खड़ा हो गया था, बंदूक सिर पे गोली मारने के लिए। क्या भयावह दिल्ली में स्थिति मचा दी थी जब हमारे वो ट्रंप आ रहे थे। उसके बाद ऐसी स्थिति मची और फिर भी सपोर्ट करने कौन बैठे? मदनी के लोग। तथाकथित तौर पर ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है कि तुम हमला करो, तुमको हर तरह सपोर्ट की जाएगी और हर मदरसे से उनको सपोर्ट की जाती है। आतंकवादी मदरसों से निकलते हैं, बंदूकें मदरसों से निकलती हैं और तो और सोचे कि वहां पर जितने इस देश को तोड़ने के लिए योजनाएं चलती हैं, सारी की सारी तथ्यों के साथ जो है निकलते हैं, और लेकिन फिर भी सपोर्ट है और फिर भी कहते हैं नाजिम जी, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, फिर ऐसे लोगों को फांसी से बचाना क्या मानवाधिकार है वाकई? हाँ शिखा जी, देखिए आपका सवाल बड़ा, सुन लीजिए। अरे जब आप बोले थे, सुन लीजिए, आप बोले थे, मैं चुप रहा था। शिखा जी, अब देखिए कौन आतंक फैला रहा है, कौन हम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अरे बोलने दीजिए, आतंकवादियों की बात। अरे सुन लीजिए, अभी आपने मालेगांव का जिक्र करा था, इसी पे आऊंगा। शिखा जी, अभी आप देख लीजिए, हाजी नाजिम खान पे आधार कार्ड है, हाजी नाजिम खान पे पैन कार्ड है, हाजी नाजिम खान पे वोटर कार्ड है, लेकिन वो विक्टिम कार्ड नहीं है जो ये खेलने की कोशिश करे। इन्होंने मालेगांव का जिक्र करा और देखिए यहाँ अहमदाबाद का भी जिक्र हुआ। घटनाएं दोनों सेम थी, आतंकवादी घटना हुई, लेकिन एक कुछ सबूतों के अभाव पर नहीं। लेकिन आचार्य जी, नाजिम जी, आप सिर्फ एक बात बताइए, मदनी उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपको न्यायपूर्ण लगता है? आपको लगता है ये होना चाहिए? हाँ शिखा जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, क्योंकि अभी महाराज जी तो हाजी नाजिम खान को बोलने नहीं देना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जिस तरीके से 38 लोगों को फांसी लगे, हाजी नाजिम खान को भी इसी तरीके से उनकी आवाज सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा नहीं होगा। हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, आप लोगों के पेटों में बड़ा दर्द चालू हो जाता। दिल्ली में CCTV लगाने वाले कौन लोग थे जो CCTV लगा रहे थे? उनके बारे में बात नहीं करेंगे। सामने से एक तुषार चौहान पकड़ा गया, उसके बारे में आप लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो मालेगांव का जिक्र करा, थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दीजिए। वहां पर जो तो शिखा जी, मुझे आप मौलाना की तरफ से जो बयान दिया गया है उस पर आप बात कीजिए। अभी सिर्फ इस पर बात होगी। आपको लगता है ये न्यायपूर्ण तर्क है? हाँ देखिए शिखा जी, अभी आपने कहा कि मौलाना साहब ने जो बयान दिया, क्या ये न्यायपूर्ण बात है? तो मैं आपको बताता हूं, ये देश संविधान से चलता है। हाँ। और देखिए संविधान के अंदर सबको अपना अपना एक हक है, उनको फ्रीडम स्पीच का भी हक है, देखिए अदालत जाने का भी हक है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भारत के अंदर, भारत मेरा आतंकवाद मुक्त होना चाहिए पूरी तरीके से, कोई भी आतंकवादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यहां पर अगर मालेगांव का जिक्र करके कह दिया जाए तो फिर यहाँ पर अहमदाबाद और उनका केस लड़ने के लिए उनके वकील सरकारी तौर पर बैठते हैं। ये बात मदनी को बोलने की जरूरत नहीं है, मौलाना साहब को नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोल सकते हैं वो। क्या अब शिखा जी भारत के अंदर बोलने पे भी बैन लग जाएगा? ठीक है, फिर आप इस बात को ये बता दीजिए, अगर असद साहब ने ये कहा कि अदालत जाने के लिए
तो उनका बयान है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भारत के अंदर कोई भी आतंकवादी नहीं होना चाहिए, हमारा भारत आतंकवाद मुक्त होना चाहिए। भारत का मुसलमान तो ये चाहता है कि देश के अंदर अमन में, सुकून में, शांति बनी रहे, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट करने वाली बातें बताएगा कि आतंकवादी, कोर्ट कहेगी ना आतंकवादी है, पुलिस कहेगी आतंकवादी है, और जिसको पुलिस एक्यूज बनाती है उसके सपोर्ट में आप खड़े हो जाते हो। मदनी साहब सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं लगातार। वंदे मातरम, मदनी साहब ने कहा हम नहीं बोलेंगे। देख ली वंदे मातरम भारत के लिए कितनी निष्ठा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पे कर दिया, उसके बाद पार्लियामेंट ने बना दिया, लेकिन यहां बैठे हुए हिमायती जो है इस देश को तोड़ने के लिए बात करेंगे। आचार्य जी, ये मेरा सुन लीजिए, ये मेरा राष्ट्रगीत है, सुन लीजिए, ये मेरा राष्ट्रगीत है, मैं सम्मान करता हूं। बोल दीजिए ना, सुना दीजिए आप राष्ट्रगीत। अरे आपने अभी जिक्र करा तो बोल दीजिए ना। अजहरी जी, मानवाधिकार का जिक्र क्या उन लोगों के साथ होना चाहिए, उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनका परिवार आज भी न्याय के लिए कोर्ट के आगे अपने दरवाजा कोर्ट का खटखटा रहा है, या उन लोगों के लिए जो इसमें इन्वॉल्व थे? सबसे बड़ा केस, इतने लोग मारे गए, लगातार ट्रायल चले, इतने दिनों बाद 2008 का केस है साहब, 2026 में कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, उस फैसले को बरकरार रखा जाता है। ये न्यायपूर्ण है? या मदनी जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि हम भी हैं, क्या उनका रहना भारत में उचित है? सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि भारत का संविधान हर नागरिक को न्याय और उच्च अदालत में अपील करने का अधिकार देता है। किसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना कोई असाधारण बात नहीं है, यह हमारी न्यायिक व्यवस्था का स्थापित हिस्सा है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि कानून या तथ्यों की व्याख्या पर पुनर्विचार होना चाहिए तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब देश के संविधान ने, देश के कानून ने बेगुनाहों को गोली से भून रहा है, बम फोड़ रहा है, उस व्यक्ति के साथ भी खड़े रहोगे? धर्म का चोला ओढ़ के आतंकवादी बैठे हैं, आप इंसानियत की बात करेंगे, चोला ओढ़ के साफ दिखाई दे रहा है, बंदूक चला रहा है, उसके घर से सामान निकल रहा है, दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़ा गया उसने अपने आप को उड़ा लिया, उससे आतंकवादी बैठा है। कैसे सपोर्ट कर लेते हैं आप लोग? कैसे सपोर्ट कर लेते हैं? किसी को बोलने ही नहीं देंगे, किसी की पूरी बात पहुंचेगी नहीं, तो डिबेट किस बात की? सामने बैठे लेकिन मैं सुन रहा हूं, शैतान की बातें करते हैं। आप मदीना जाते हैं, मक्का जाते हैं, वे शैतान को पत्थर मार के आते हैं, घर में शैतान को पालते हैं। ठीक है जैन साहब, इस पूरे ब्लास्ट की जांच को भारत के सबसे बड़े आतंकवाद जांच में क्यों गिना जाता है, और उस समय क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पूरे ट्रायल चले हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं उस समय लखनऊ में आईजी एटीएस था। एटीएस की हम लोगों ने स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में। एक एक्यूज पकड़ा गया था आतंकवादी, और जब उसका इंटरोगेशन हुआ हम लोगों ने किया तो पता ये चला कि उत्तर प्रदेश में उसने कोई ब्लास्ट नहीं किया है, परंतु अहमदाबाद ब्लास्ट का वो मास्टरमाइंड है। तो ये बात तुरंत बताई गई, गुजरात पुलिस, एटीएस आई, इसी ने जयपुर के भी ब्लास्ट किए थे, जो जयपुर में कई जगह ब्लास्ट हुए थे, और बहुत सी टीमें आई, उसमें आईबी की, सबकी, रॉ की, सब लोग लगे। वहां की पुलिस जो है, एटीएस आई गुजरात की स्पेशल प्लेन लेकर, और यहाँ के कोर्ट की अनुमति लेकर उसको लेकर अहमदाबाद गए, और अहमदाबाद ले जाने के बाद उस एक्यूज से पूरा केस खुला, और उसने सारा का सारा पूरा कच्चा चिट्ठा खोला कि किस तरीके से इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा गोधरा के बाद जो राइट्स हुए थे, गोधरा इंसिडेंट के बाद उसका बदला लेने के लिए किस प्रकार से ये 22 बम धमाके किए गए थे, जिसमें 56 लोग मारे गए थे। तो ये इसका खुलासा एटीएस यूपी ने ही किया था जी। जब उसने, उस एक्यूज ने, मैंने भी बात की थी, उसने मना किया कि यानी जैन साहब, यानी कि ये जो पूरा मामला है वो बिल्कुल स्पष्ट था, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, उसको ध्यान से जरा सुन लीजिए। तो उसको जब पूरा इंटरोगेशन हुआ तो पता ही चला कि यूपी के किसी ब्लास्ट में शामिल नहीं है, और बड़ा सेंसेशनल उसने डिस्क्लोजर किया कि अहमदाबाद और जयपुर के ब्लास्ट हम लोगों ने किए। बिल्कुल। तो उसको जो है कोर्ट में पेश करके, और अहमदाबाद की पुलिस ले गई। बाद में जयपुर के ब्लास्ट भी उसी एक्यूज से खुले। ठीक है। और सही एक्यूज सबके सब पकड़े गए। इसमें से जो है वो 28 का एक्विटल हुआ है,
किन सर्कमस्टांसेस में हुआ मुझे नहीं पता। हाँ। इसमें जो है 38 को फांसी की सजा दी गई है और 11 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है जैन सर, यानी कि जब परतें खुली, जब पूरा ट्रायल चला तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया आचार्य जी। अब ये तमाम जो ट्रायल्स होते हैं उसके बाद कोर्ट कोई फैसला लेता है और फिर सजा बरकरार रखने का भी फैसला उसी आधार पर कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। अब जिस तरीके से मदनी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है, मौलाना की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? और फिर जब मदनी के सवाल पर, मदनी के बयान पर जब सवाल उठते हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि एक कौम को बदनाम किया जा रहा है? देखिए, जो कर्म करोगे वैसे ही बदनाम कौन करेगा? इनको लगातार इसी बात को हिमायत की जाती। तमाम मदरसों में एक ही बात सिखाई जाती कि मुसलमान को केवल एक के लिए काम करना है, वो भी अल्लाह के लिए काम करना है। मैं तो कह रहा हूँ, अल्लाह साहब भी ऊपर बैठे हुए परेशान होंगे कि कैसे लोग आ गए हैं। इंसानियत की बात नहीं करते, इंसानियत के रूप में शैतान जो है उनको पालने का प्रयास करते हैं। तमाम आतंकवादी संगठन विश्वव्यापी जो है, तमाम केवल इन्हीं की कौम वाले हैं, इन्हीं के भाई हैं, इन्हीं के भाई हैं। भाई क्यों है आपके भाई? क्यों है भाई? मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, क्यों है आपके भाई? आतंकवादी का क्या धर्म, क्या मतलब होता है? क्या सिखा रहे हो? आतंकवादी का धर्म क्या मतलब होता है? तमाम सुन लीजिए, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले को हमने स्वीकार करा। सुन लीजिए, कोर्ट ने कहा कि 38 बंदों को फांसी होगी, तो वही मदरसे से आए उम्र कैद होगी। भाई कोर्ट ने फैसला दिया, हम लोगों ने सिखाया जाता है कि भाई का सपोर्ट करना है। भाई का लगता है कि भारत के अंदर कोई आतंकवादी नहीं रहेगा। लेकिन नाज़िम जी, इस तरीके के बयानों से बयानों से गलत संदेश नहीं जाता क्या? मदरसे है, इस तरीके के बयानों से गलत संदेश नहीं जाता क्या? अरे भैया समझ लो, वो कोई लोग कोई और थे जो बन के आए, जो नहीं ढले। अब्दुल कलाम आजाद कोई और थे, लेकिन आप लोग मानसिकता जो है, एक आदमी कोशिश कर रहा आ गया बच कर आकर, उसकी अपनी योग्यता से 99% लोग यही कर रहे हैं भाई। 99% लोग ये कर रहे हैं। सामने आ रहा है भाई, सामने आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, कोर्ट की तरफ से जो इस पूरे मामले पर फैसला हुआ है, सजा को बरकरार रखा गया है, लेकिन मौलाना की एक स्टेटमेंट ने एक बार फिर से इस पर हंगामा शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए।